Yes, you are welcome on CMA Heights channel. Today I am going to discuss a class which belongs to your paper number 15 of final level group थर्ड CMA फाइनल का ये पेपर है। पेपर का नाम है आपका स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग, ठीक है। और ये पेपर नंबर आपका है 15 ग्रुप थर्ड में। क्लास का नंबर जो है, आज क्लास का नंबर है 79। तो दिस 79 इज बेस्ड ऑन दिस स्टडी नोट विच वी आर यूजिंग एज रेफरेंस मटेरियल। मैं आपका अभी सेक्शन सी कर रहा था, जो कि आपकी स्टैटिकल टेक्निक्स इन दिस बिजनेस डिसीजन मेकिंग विच है 30 मार्क्स वेटेज इन योर एग्जामिनेशन। एंड हम आपकी ट्रांसपोर्टेशन कर रहे थे, इसमें हम न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। अब हम न्यूमेरिकल्स 21 को करेंगे। तो न्यूमेरिकल नंबर 21 एक बेसिक लेवल का न्यूमेरिकल है, इससे एडवांस लेवल पे हम काम कर चुके हैं। तो इसको हम पढ़ते हैं। द प्रोडक्ट्स ऑफ टू प्लांट्स ए एंड बी आर टू बी ट्रांसपोर्टेड टू थ्री वेयर हाउसेज W1, W2 एंड W3। इनके पास दो प्लांट हैं जहाँ पे ये प्रोडक्शन करते हैं, जहाँ पे सप्लाईज अवेलेबल हैं। और ये प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट होने हैं कहाँ पे? वेयर हाउसेज पे, W1, W2 और W3 पे। द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ईच यूनिट फ्रॉम द प्लांट टू द वेयर हाउसेज आर इंडिकेटेड बिलो। तो जो दो प्लांट्स हैं और तीन वेयर हाउसेज हैं, उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे इन्होंने पर्टिकुलर प्लांट से पर्टिकुलर वेयर हाउस पे पर यूनिट सामान को भेजने की कॉस्ट दी हुई है, कॉस्ट मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट मैट्रिक्स बोलते हैं कि ये कॉस्ट मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है। हमें करना क्या है? करना है फाइंड द ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एंड ऑप्टिमम कॉस्ट, ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑप्टिमम कॉस्ट। तो हमें ये ऐसे हमें एक प्लान बनाना है, इनको देना है, जिसमें हम बताएं कि किस प्लांट से किस वेयरहाउस पे कितनी यूनिट को सप्लाई करें, जिससे हमारी जो कॉस्ट है वो सबसे कम आए, मिनिमम आए, ऑप्टिमम आए, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सवाल है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपकी डिमांड दी हुई है पर्टिकुलर वेयर हाउस पे, जैसे 300, 300 एंड 500। और ये सप्लाईज हैं 300 एंड 500। यहाँ पे आपकी ए और बी की सप्लाई है। तो आपकी सप्लाई 800 है, डिमांड 1100 है। तो एक तो ये अनबैलेंस तरह की प्रॉब्लम हो गई। आप जान गए होंगे, मैंने आपको इतनी सारी क्लासें करा दी हैं। तो सबसे पहले तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। और बैलेंस करने के बाद हम इसमें फिर अपना पेनाल्टी मेथड या रिग्रेट मेथड अपना लगाएंगे हम, ठीक है। तो इस सवाल को मैं आपको करके बताता हूं कैसे हम प्रोसीड करते हैं। इस सवाल को प्रोसीड करने के लिए मैट्रिक्स को हम लिखते हैं। पहले कॉस्ट मैट्रिक्स को हमने लिख दिया है। अब हमें, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो सप्लाईज हैं वो केवल 800 हैं और डिमांड जो है आपकी 1100 है, तो हमें फिर एक डमी सप्लाई है इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। प्लांट सी को डमी होगा ये, जिसमें हम 300 यूनिट्स की सप्लाई को इंट्रोड्यूस करेंगे, लेकिन इसमें कॉस्ट एलिमेंट सारे जीरो होंगे। तो इस तरह से हमारी फिर जो सप्लाई है वो भी 1100 हो जाएगी और डिमांड तो 1100 है ही। तो अब ये बैलेंस तरह की प्रॉब्लम होगी। पहले ये प्रॉब्लम कैसी थी? अनबैलेंस थी। नेक्स्ट सवाल ये होता है कि जब ये हमने बैलेंस कर ली प्रॉब्लम को, अनबैलेंस थी, तो क्या पूछना होता है कि क्या मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है। तो ये ऑलरेडी मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, कॉस्ट को कम करना है। तो हम आगे इसमें बढ़ सकते हैं। कैसे बढ़ेंगे हम? सबसे पहले, क्योंकि हमें पेनाल्टी मेथड से इसको करना है, रिग्रेट मेथड जिसको कहते हैं, तो इसमें हम सबसे पहले कॉस्ट वो निकालेंगे, पेनाल्टी हर रो और कॉलम की। तो पर्टिकुलरली इस रो की पेनाल्टी कैसे निकलेगी? सबसे लीस्ट एलिमेंट जो सेल है उसका उसका कॉस्ट, और उससे नेक्स्ट दोनों का डिफरेंस ही पेनाल्टी है। तो इस रो के लिए देखिए 8 पेनाल्टी है, 17 माइनस 25 माइनस 17। और इस रो के लिए देखिए क्या पेनल्टी है? 15 और 10 का डिफरेंस, यानी कि 5। यहाँ पे क्या है? जीरो है सारी, तो पेनल्टी भी जीरो है। यहाँ पे देखिए लीस्ट एलिमेंट, सबसे छोटा एलिमेंट जीरो, उससे नेक्स्ट 15, तो पेनल्टी कितनी हो गई? 15। यहाँ पे देखिए 0 और 10, तो पेनल्टी 10, 0 18, पेनल्टी 18। ये पेनल्टीज कैलकुलेट करने के बाद हमें क्या करना होता है? सबसे हाईएस्ट पेनल्टी देखते हैं कहाँ पे है। तो सबसे हाईएस्ट पेनल्टी आपकी यहाँ है, इसको स्टार मार्क करते हैं। और हम, इसका मतलब क्या है कि अब हमें जो एलोकेशन करना है सबसे पहले यहाँ पे करना है, मतलब इसके सामने वाले कॉलम में करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या करते हैं, जब ये सेलेक्ट कर लिया कि यहाँ पे करना है, फिर किस सेल में करेंगे?
जो सबसे लीस्ट कॉस्ट वाला होगा। तो सबसे लीस्ट कॉस्ट किसकी है? इस सेल की है। यहाँ जीरो कॉस्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे एलोकेशन करेंगे। यहाँ पे डिमांड कितनी है 500, सप्लाई कितनी है 300, तो जो भी कम होगा वो यहाँ पे अलोकेट कर देंगे। 300 यहाँ अलोकेट कर देंगे, सप्लाई यहाँ खत्म हो जाएंगी, डिमांड यहाँ एग्जिस्ट करेगी 200 जो बची हुई है। चूंकि यहाँ सप्लाईज खत्म हो कर चुके हैं तो हम इस रो को अपने कैलकुलेशन से फर्दर डिलीट कर देंगे। ऐसा करने के बाद जब हमने एक एलोकेशन के बाद आपका कोई भी या तो सप्लाई या डिमांड जीरो हो जाती है पर्टिकुलरली रो या कॉलम के सामने, तो फिर हम दोबारा से पेनल्टीज कैलकुलेट करते हैं। तो आप अगेन पेनल्टीज कैलकुलेट करेंगे तो फिर दोबारा से 8 ही आएगी, यहाँ पे आपकी फिर दोबारा से आपकी 5 ही आएगी। ये आपका चूंकि खत्म हो चुका तो इसको हम डैश कर देंगे। यहाँ पे आप देखिए पेनल्टीज दोबारा से देखेंगे 15 और 25, सबसे छोटा 15 और उससे नेक्स्ट 25, क्योंकि ये तो पूरा सी वाला डिलीट ही हो चुका। तो आंसर की यहाँ क्या है पेनल्टी 10। इस कॉलम की पेनल्टी कितनी है 7, ठीक है। 10 और 17 का जो डिफरेंस है 18 और 5 का, फिर अगेन ये 7 है। तो हाईएस्ट पेनल्टी कहाँ पे है? हाईएस्ट पेनल्टी फिर आपकी 10 पे आ गई, यानी कि हम एलोकेशन कहाँ करेंगे? यहाँ करेंगे, इस वाले जो आपका कॉलम है। तो इस कॉलम में लीस्ट कॉस्ट वाला एलिमेंट कौन सा है? ये वाला, इस वाले सेल में करेंगे। तो यहाँ पे देखिए डिमांड कितनी है, डिमांड 300 है, सप्लाई कितनी है 500 है। तो डिमांड पूरी हो सकती है, जो भी मिनिमम है उसमें सप्लाई या डिमांड में वो यहाँ लोकेट कर देंगे। डिमांड आपकी खत्म हो गई, जीरो हो गई, और यहाँ पे सप्लाई रिमेनिंग रहेंगी 200। जब यहाँ पे आपका ये जो है सेल, ये आपका डिमांड जो है वो जीरो हो गई, तो इस वाले सेल को हम पूरा डिलीट कर देंगे। अब ये कॉलम डिलीट कर देंगे, जिससे कि हम इसको फर्दर कैलकुलेशन में नहीं लाएंगे। ऐसा करने के बाद अगेन हम क्या करते हैं, पेनाल्टीज निकालते हैं। तो देखिए पेनाल्टीज निकालिए 18 सॉरी 17 और 25, यानी कि आपकी 8 पेनल्टी है इस रो के लिए। इस रो के लिए अगेन 10 और 8 का डिफरेंस, 10 और 18 का डिफरेंस 8, ये तो कैलकुलेशन से बाहर है। और ये वाला कॉलम पूरा डिलीट हो चुका, तो ये भी कैलकुलेशन से बाहर हो गई। इस वाले में देखिए यहाँ पेनल्टी कितनी आएगी 7, और यहाँ पे पेनल्टी कितनी आएगी 18 और फिर 7 ही आएगी। तो अब पेनल्टी हाईएस्ट कहाँ पे है? 8 और 8 दोनों टाई हो गई हैं पेनल्टी। तो इस केस में क्या करते हैं, देखिए सबसे लीस्ट वाला हम एलिमेंट ढूंढेंगे। तो अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूं तो लीस्ट एलिमेंट 17 है ना। और अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूं तो लीस्ट कॉस्ट एलिमेंट 10 है। तो ये दोनों कंपैरेटिवली 10 इज लेस देन 17, तो आई विल सेलेक्ट दिस वन। जब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो इसके सामने मुझे एलोकेशन करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपकी सप्लाईज 200 है, डिमांड 300 है, जो भी कम है लिख देंगे। 200 सप्लाई कम है, इसको लिख देंगे। डिमांड 100 एग्जिस्ट करेगी, सप्लाईज खत्म हो जाएंगी। जब सप्लाई खत्म होगी तो रिमेनिंग ये पूरी पूरी रो को डिलीट करना है। तो जब डिलीट करेंगे, डिलीट करने के बाद अब चूंकि 2 ही सेल बचे हैं तो पेनल्टी निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप देखिए 100 यहाँ पे डिमांड है और 200 यहाँ डिमांड है, सप्लाई 300 है। तो ये पहले आप इसको 100 दे दीजिए, तो ये आपका 0 हो जाएगा, और ये बचेगा 200 यहाँ पे, और ये तो ये आपका कट जाएगा। और यहाँ पे आप ये इसको 0 कर दीजिए, यहाँ 200 दे देंगे, तो ये 200 यहाँ भी खत्म हो जाएगा, तो ये भी पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से आपने एलोकेशन कर दी है। अब एलोकेशन के करने के बाद हमें ये देखना होता है कि क्या ये एलोकेशन की है वो सही है। तो उसको चेक करने के लिए हम यूवी टेस्ट या मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले का स्टेप ये होता है कि हमें ये देखना होता है कि जो हमने एलोकेशन की हैं वो क्या परफेक्ट हैं। उसके लिए कैसे चेक करते हैं, हम एक m प्लस n माइनस 1 का चेक करते हैं। m प्लस n माइनस 1 क्या है? m नंबर ऑफ रो यानी कि 3 इस केस में, n क्या है? नंबर ऑफ कॉलम यानी कि 3, और -1, तो ये आंसर आ गया 5। ये m प्लस n माइनस 1 जो है आपकी, वो नंबर ऑफ एलोकेशन के बराबर होना चाहिए। नंबर ऑफ एलोकेशन जो आपने की हैं उनके बराबर होना चाहिए, तो आप ऑप्टिमैलिटी टेस्ट के लिए प्रोसीड हो सकते हैं। तो हमारे केस में कितनी है ये 1 2 3 4 एंड 5, राइट। तो एलोकेशन हमारी कितनी है 5, यानी कि ऑप्टिमैलिटी टेस्ट कैन बी परफॉर्म। अगर ये 5 नहीं होता तो ये हमें कुछ और करना पड़ता। अब चूंकि ये दोनों बराबर हैं तो ऑप्टिमैलिटी, एक मिनट में सही से लिखता हूं, ऑप्टिमैलिटी टेस्ट में बी
परफॉर्म्ड। ठीक है, तो ऑप्टिमैलिटी टेस्ट हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। उसको हम कौन सा टेस्ट बोलते हैं? यूवी टेस्ट भी बोलते हैं और मोडी टेस्ट भी बोलते हैं। मोडी टेस्ट क्या होता है? मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट। उससे हमें पता चलेगा कि हमारी जो हमने एलोकेशन की है वो ऑप्टिमल है या नहीं, या उसका कोई और भी सॉल्यूशन हो सकता है, अल्टरनेट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है नहीं करता, ये इसी से पता चलेगा। तो ये कैसे करते हैं इसको आगे। तो हम जब हमने देखा कि m प्लस n माइनस 1 आपका नंबर ऑफ एलोकेशन हो गया, ये चेक कर लिया हमने। तो अब कौन सा टेस्ट करेंगे? यूवी टेस्ट करेंगे हम। ठीक है, यूवी टेस्ट करेंगे। इसके लिए आप मैट्रिक्स को दोबारा से लिख लीजिए। मैट्रिक्स को लिखने के बाद हमने कहाँ कहाँ पे एलोकेशन की है वहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे इस सेल में 100 यूनिट्स एलोकेट की हैं। यहाँ पे हमने कितनी एलोकेट की हैं? यहाँ पे हमने ए लिख देते हैं, ए इज इक्वल टू 200 एलोकेट की हैं। इस सेल में हमने 200 एलोकेट की हैं। इस सेल में हमने 300 एलोकेट की हैं और इस सेल में हमने 300 एलोकेट की हैं। तो इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है? हमें u और v की वैल्यूज निकालनी है। तो यहाँ पे आप देखिए u1, u2 और u3 आएगा, राइट। यहाँ पे आपका v1 और ये आपका v2 और ये आपका v3 आएगा। तो ये वैल्यूज हमें निकालनी होती हैं। ये वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे u1 v1 की? u1 v1 u2 v2 और u3 v3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए इसका रूल ये है कि आप इसमें से किसी भी एलिमेंट को 0 मान लीजिए। चाहे आप u1 u2 u3 या v1 v2 v3 को 0 मान सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। लेकिन बेटर ये रहता है कि हम उस सेल को उस वैल्यू को 0 माने जिसमें सबसे ज़्यादा एलोकेशन हो रखी है। उससे हमारे सवाल की लेंथ कम हो जाती है। तो अब देखिए यहाँ पे 2 एलोकेशन हो रखी हैं, यहाँ पे भी 2 एलोकेशन हो रखी हैं। यहाँ पे आपका एक ही एलोकेशन हो रखा है। अगर मैं कॉलम को चेक करूँ तो इस कॉलम में केवल एक एलोकेशन है, यहाँ पे 2 एलोकेशन है, यहाँ पे 2 एलोकेशन है। तो आप जहाँ पे हाईएस्ट एलोकेशन 2 है वहाँ पे आप किसी भी वैल्यू को 0 मान लीजिए। तो फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैंने यहाँ पे u1 की वैल्यू को 0 मान लिया। अब ये u1 की वैल्यू 0 मानने के बाद हमें क्या करना है कि जो ये एलोकेटेड सेल है, अभी हम किसके लिए काम कर रहे हैं? केवल अलोकेटेड सेल के लिए, अलोकेटेड सेल के लिए हम काम कर रहे हैं। तो पहला अलोकेटेड सेल ये है। इसका इंटरप्रिटेशन ये होता है कि जिस एलोकेटेड सेल की हम बात कर रहे हैं उसमें जो ये कॉस्ट लिखी होती है, ये वाली कॉस्ट जो लिखी होती है, ये इसके करस्पॉन्डिंग u और v, जैसे इस 17 है, यहाँ पे पहले सेल की मैं बात करता हूँ जो कि एलोकेटेड है, इसके करस्पॉन्डिंग u प्लस इसके करस्पॉन्डिंग v की वैल्यू का सम है। तो देखिए जब ये यहाँ वैल्यू, मतलब कि यहाँ कोई वैल्यू मिसिंग है, एक यहाँ वैल्यू लिखी होगी यहाँ पे और एक यहाँ वैल्यू लिखी है, इन दोनों का सम ये लिखा हुआ है। तो मैं क्या ढूंढ सकता हूँ कि जब मेरी एक वैल्यू 0 है तो दूसरी वैल्यू कितनी होगी? ये 17 ही होगी। 17 प्लस 0 इज इक्वल टू 17, ऐसे आएगा। सिमिलरली अगले एलोकेटेड सेल के लिए मैं कैसे करूंगा? 25 क्या है? 25 है u1 प्लस v3 का सम। तो v3 में मिसिंग है, v3 में क्या मिसिंग है? 25 यहाँ मिसिंग है। तो ये 25 मैंने इस तरह से ढूंढ लिया। देखिए अगला एलोकेटेड सेल क्या है? ये 300। तो ये वाला जिसकी कॉस्ट आपकी 15 है, 300 तो यहाँ एलोकेशन हो रखी है। तो क्या मैं इसकी वैल्यू को निकाल सकता हूँ? ना यहाँ u की वैल्यू पता ना v की वैल्यू पता, मैं इसको छोड़ दूंगा। देखिए अगला एलोकेटेड सेल को मैं पकड़ता हूँ, यहाँ पे कॉस्ट 10 है। तो ये जो 10 लिखा हुआ है ये इसके करस्पॉन्डिंग u प्लस इसके करस्पॉन्डिंग v का सम है। यानी कि जो 10 है वो किस किस का सम है? u2 प्लस v2। अब देखिए v2 की वैल्यू दी हुई है 17। अगर मैं v2 में क्या जोड़ूं जिससे आंसर 10 आ जाए, तो मैं -7 जोड़ दूंगा v2 में, जिससे जो है जिससे मेरा आंसर 10 आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने ये वैल्यू निकाल ली। ओके, अब देखिए, अब मैं इसकी बात करता हूँ। देखिए मुझे यहाँ वैल्यू पता नहीं लेकिन यहाँ वैल्यू पता है, और इस वैल्यू का सम जो है वो 15 है। तो यहाँ क्या वैल्यू होगी जिसमें मैं -7 करूँ 15 आ जाए आंसर? तो 22 वो वैल्यू होगी। ठीक है, तो आपकी इस तरह से सारी वैल्यूज हमने निकाल ली। अच्छा, लास्ट के लिए बचा है। देखिए लास्ट एलोकेटेड सेल है, यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है 0, वो किस किस का सम है? v3 और u3। तो यहाँ पे आपकी क्या होगी? v3
की वैल्यू में मैं क्या जोड़ूं U3 की वैल्यू जिससे आंसर 0 आ जाए, तो -25 में जोड़ दूं। यानी कि ये सारी हमने U1 U2 U3 V1 V2 V3 की वैल्यू इस तरह से निकाली। और इसको अगर फॉर्मूले के टर्म में देखना है तो ये CIJ बोलते हैं। CIJ मतलब ये कॉस्ट जो लिखी है अलोकेटेड सेल के लिए, ये CIJ क्या होता है, ये होता है UIJ प्लस VIJ। मतलब कि किसी पर्टिकुलर सेल की कॉस्ट उस पर्टिकुलर सेल के जो सामने U और V की वैल्यू आ रही हैं उसका सम है। ठीक है, तो ये तो हो गई अलोकेटेड सेल की बात। अब मैं क्या करता हूं, मुझे अनअलोकेटेड सेल के लिए देखना है। अनअलोकेटेड सेल के लिए काम करना है। अनअलोकेटेड सेल के लिए मैं क्या निकालूंगा, डेल IJ की वैल्यू निकालूंगा। ये डेल IJ क्या है, बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकलती है, जो फॉर्मूले का टर्म अगर समझे तो मैं लिख देता हूं। डेल IJ क्या होता है, बेसिकली CIJ माइनस UIJ प्लस VIJ, ये होता है। लेकिन इसको फॉर्मूले की टर्म में ना समझ के आप रियल में काम करेंगे तो बड़ा आसान है, इसको रटेंगे तो बड़ा मुश्किल है। बेसिकली ये काम किसके लिए करना होता है, अनअलोकेटेड सेल के लिए। अनअलोकेटेड सेल में हमें सबसे पहला देखिए, अनअलोकेटेड सेल है तो यहाँ जो CIJ की वैल्यू लिखी है, CIJ तो ये लिखा हुआ है, CIJ की वैल्यू जो लिखी हुई है उसमें से हमें क्या घटाना है, U और V की वैल्यू, करस्पॉन्डिंग U और V की वैल्यू को U और V की वैल्यू को जोड़ना है और इसमें से घटाना है। यानी कि पहले मैं क्या करूं, जो डेल IJ क्या है, CIJ माइनस UIJ प्लस VIJ, तो पहले UIJ प्लस VIJ को जोड़ लूं। ये काम करूंगा अनअलोकेटेड सेल के लिए। तो पहला अनअलोकेटेड सेल ये है। यहाँ पे U की वैल्यू कितनी है 0, V की वैल्यू कितनी है 22। तो 0 और 22 को जोड़ दिया मैंने तो आंसर आया 22, और CIJ में से घटाया तो क्या आया 3। ठीक है, मेरी इसको मैंने सर्कल में कर दिया 3 को। तो ये डेल IJ पर्टिकुलरली इस सेल के लिए क्या है 3। अगला सेल अलोकेटेड है, कुछ नहीं करना, इसके लिए काम नहीं करना। अगला सेल फिर अलोकेटेड है, कुछ नहीं करना। इसका सेल अलोकेटेड है, कुछ नहीं करना। इसका सेल ये फिर अलोकेटेड है, कुछ नहीं करना। ये अनअलोकेटेड सेल है, इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या करो, इसके करस्पॉन्डिंग U और V को जोड़ो। तो देखिए ये आपको 25 माइनस 7, मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर आएगा कितना, 18 आंसर आएगा। और 18 माइनस, और यहाँ से CIJ की वैल्यू में से इसको घटाएंगे तो 18 माइनस 18 0 आ गया। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 0 है आपकी। अच्छा, अगला सेल भी अनअलोकेटेड है तो यहाँ पे आपकी वैल्यू है 0। ठीक है, CIJ की वैल्यू 0 है। तो पहले आप U और V की वैल्यू को जोड़ो। 22 में आप -25 जोड़ेंगे तो आंसर 3 आएगा। और CIJ की वैल्यू में से घटाइए तो -3 को 0 में से -3 को माइनस करना है तो आंसर क्या आएगा आपका 3 आ जाएगा। ये 3 आ गया आपका। समझ गया आप बात। जैसे इन दोनों को पहले सम करो, 22 प्लस -25 तो आंसर इज -3। 0 माइनस -3 तो +3 आपका आंसर आएगा। अगला अनलोकेटेड सेल केवल ये बचा है तो इसके लिए सेम काम करते हैं। 17 प्लस -25 तो आंसर -8, और 0 माइनस -8 यानी कि आपका 8 आपका आंसर यहाँ पे आ गया। ऐसा करने के बाद आपने देखिए सारे अलोकेटेड और अनअलोकेटेड सेल के लिए काम कर लिया। अलोकेटेड सेल में आपने जो थे उसमें उसकी मदद से आपने यूवी की वैल्यू निकाल दी CIJ की वैल्यू की मदद से, और फिर आपने अनअलोकेटेड सेल के लिए जहां पे आपने एलोकेशन नहीं की है वहां पे आपने डेल्टा IJ की वैल्यू निकाल दी जो कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अब आपको क्या देखना है कि डेल्टा IJ की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सारी जो हमने सर्कल्ड वैल्यू निकाली हैं, जो हमने सर्कल्ड में लिखी हैं, ठीक है, वो आपकी 0 हो या उससे ज्यादा हैं। तो अगर ये ऐसा है, हमारे केस में बिल्कुल ऐसा है, तो सॉल्यूशन इज ऑप्टिमम। जो हमने वो एलोकेशन की थी, सॉल्यूशन इज ऑप्टिमम, तो वो सॉल्यूशन आपका ऑप्टिमम है। ठीक है, अच्छा एक बात तो ये हो गई। अब ये सारी वैल्यू अगर डेल्टा IJ की 0 से बड़ी होती तो ये सॉल्यूशन ऑप्टिमम भी होता और यूनिक भी होता, मतलब सिंगल सॉल्यूशन होता और ऑप्टिमम भी होता। लेकिन चूंकि इसमें एक वैल्यू 0 जो है डेल IJ की यहाँ पे, तो इसका क्या है, सॉल्यूशन तो ऑप्टिमम है बट इसमें क्या है, बट अल्टरनेटिव
अल्टरनेटिव, एक मिनट, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन एग्जिस्ट, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन आपका एग्जिस्ट करता है। अब आपके सवाल में ये पूछा नहीं है तो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन निकाल भी सकते हैं। आपके सवाल में पूछा था एलोकेशन क्या है, तो एलोकेशन तो हमने कर दी, ठीक है, लेकिन इसका हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट निकालना पड़ेगा, ठीक है। वो कॉस्ट कितनी है, ऑप्टिमम कॉस्ट कितनी आएगी। एलोकेशन तो ये है, तो कॉस्ट फिर हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, चलिए मैं कॉस्ट निकाल के बता देता हूँ आपको, ठीक है। कॉस्ट निकालने के लिए आपको जो एलोकेशन है वो इस तरह से आपने की थी कुछ मैं उसको लिख देता हूं। तो आपने जो एलोकेशन की थी ए प्लांट से W2 और W3 पे की थी, कितनी कितनी यूनिट की थी, यहाँ पे आपने की थी 100 यूनिट W1 पे, और W2 पे की थी 200 यूनिट। बी प्लांट से आपने W1 पे कितनी की थी 300 यूनिट, और W2 पे कितनी की थी आपने 200 यूनिट। ये यहाँ पे ये ध्यान दीजिए, ये W2 है, W2 और W3 पे है, यहाँ पे W1 W2 पे है। और सी प्लांट से डमी पे सप्लाई दी थी W3 पे, तो ये तो एक जस्ट प्रॉब्लम को बैलेंस करने के लिए दी थी, तो ये 300 हमने दी थी। अब इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ कॉस्ट लिख दीजिए, यहाँ पे 17 कॉस्ट थी, यहाँ पे आपकी कितनी कॉस्ट थी 25, यहाँ पे आपकी कॉस्ट थी आई बिलीव 15, और यहाँ पे आपकी कॉस्ट कितनी थी, ये थी 10, और यहाँ पे तो चूंकि ये हमेशा ही जीरो रहेगी, ये तो केवल बैलेंसिंग के लिए हमने किया था। तो यहाँ सारी ये कॉस्ट आप निकाल दीजिए, तो ये कॉस्ट आपका हो गया 1700 आएगा आपका, ये आपका हो गया 25 दूनी 5000 आएगा आपका, ये आपका हो गया 4500 आपका आ जाएगा, और ये आपका हो गया 2000, और ये तो जीरो होगा, तो इससे आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, आपकी 13,200 कितनी आएगी 13,200, ठीक है। तो इस तरह से आपका अलोकेशन हो गया। कई बार वो ऐसा भी पूछ सकता है इसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन निकालिए, तो वो आपके सवाल में दिया नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट सवाल में वो चीज करके दिखाऊं, उसमें ये पूछा भी है। तो अब हम 23 नंबर के इलस्ट्रेशन की तरफ चलते हैं। 20 22 सॉरी 22, तो 332 पे हम थे, हमने अभी 21 किया था। अब हम मूव करते हैं 22 की तरफ। तो ये आपका ऑप्टिमम कॉस्ट ये यहाँ इन्होंने दिखा दी, ये एलोकेशन है जो आपका पूछा था। तो अब हम अगले सवाल पे चलते हैं 22 नंबर पे। तो 22 नंबर पे हम इलस्ट्रेशन नंबर 22, a company has 3 plants located at different places but producing identical product, ठीक है। 3 प्लांट हैं इनके पास, डिफरेंट लोकेशन पे हैं, लेकिन एक जैसा ही सामान बनाते हैं। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ऑफ ईच प्लांट to the 3 different warehouses, the sale price at each warehouses and the individual capacity for both plant and the warehouse are given below। तो इन्होंने यहाँ ये एक मैट्रिक्स दिया है जिसमें क्या क्या दिया है, प्रोडक्शन का कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट, कैपेसिटी और डिमांड, ये सब दिया हुआ है। हमने इस तरह का सवाल एक कर लिया था पहले भी, तो चलो इसको भी करते हैं। प्लांट है इनके पास F1, F2 और F3, यानी कि 3 फैक्ट्रीज हैं, जहाँ पे रॉ मटेरियल की कॉस्ट F1 के लिए 15 है, अदर एक्सपेंसेस 10 हैं। अब ये बाकी के लिए दिया हुआ है F2 पे 18, 9 ये करस्पॉन्डिंग वैल्यू, और F3 पे जो वैल्यू है 14 और 12 है। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट दिया है। अगर फैक्ट्री F1 से W1 पे लाते हैं यूनिट को, तो आपका क्या मिलता है, 3 रुपीज़ लगते हैं। F1 से आप लाएंगे W2 पे, तो 1 रुपी पर यूनिट लगेगा ट्रांसपोर्टेशन कोस्ट। F1 से आप W3 पे लाएंगे तो आपके 5 रुपीज़ लगेगा। ऐसे ही आप F2 से W1 पे 9 रुपीज़, F2 से W2 पे आपकी 7 रुपीज़ पर यूनिट, F2 से W3 पे आपकी 8 रुपीज़ पर यूनिट, F3 से आपकी W1 पे 5, F3 से W2 पे 4, और F3 से W3 पे आप लाएंगे तो 3 रुपीज़ लगेंगे। तो इस तरह से इन्होंने ये कॉस्ट दी हुई है रॉ मटेरियल की, अदर एक्सपेंसेस, और अगर आप किसी पर्टिकुलर प्लांट से पर्टिकुलर किसी वेयर हाउस पे अपने सामान को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसकी कॉस्ट दी हुई है। उसके अलावा इन्होंने यहाँ पे सेल प्राइस दिया हुआ है पर यूनिट का,
₹34 W1 पे। अगर वेयर हाउस 1 पे आप इसको बेचते हैं तो आपका प्राइस कितना है, ₹34। आपकी W2 वेयर हाउस पे ये सेल होता है तो आपका ये आपका प्राइस है, यहाँ पे दिया हुआ 32 और 31 करस्पॉन्डिंग ये सब दी हुई है। वेयर हाउस की कैपेसिटी यहाँ पे दी हुई है और नीचे में क्या दिया हुआ है, प्लांट की कैपेसिटी दी हुई है। तो ये पूरा इन्होंने लेखा जोखा दिया हुआ है। आपको करना क्या है, एस्टेब्लिश सुटेबल टेबल गिवन द नेट प्रॉफिट लॉस फॉर यूनिट प्रोड्यूस एट द डिफरेंट प्लांट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एट डिफरेंट लोकेशन। तो हमें क्या करना है, एक टेबल बनानी है जिसमें हमें प्रॉफिट और लॉस को निकालना है किसी पर्टिकुलर यूनिट के। अगर किसी पर्टिकुलर प्लांट से किसी आप यूनिट जो प्रोड्यूस हुई है किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर तक लाते हैं। और क्या करना है, इंट्रोड्यूस ए सुटेबल डमी वेयर हाउस या प्लांट, जो भी आपको लगता है। अगर प्रॉब्लम अनबैलेंस है तो आपको डमी वेयर हाउस या प्लांट आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, जिससे कि आपकी कैपेसिटी मैच हो जाएंगी, है ना, वेयर हाउसिंग और, यानी कि ये प्रॉब्लम बैलेंस करने को कह रहा है। फिर क्या करना है, फाइंड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न सो दैट मैक्सिमाइज प्रॉफिट या मिनिमाइज लॉस। तो ये आपका इस सवाल में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है, मतलब ये अनबैलेंस प्रॉब्लम भी है और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम भी है। और अगली बात ये क्या कह रहे हैं, डी, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझना है, मैं बार बार जो कहता रहता था, इंटरप्रेट जीरो वैल्यू ऑफ स्क्वायर इवैल्यूएशन ऑफ एन एम्प्टी सेल एंड फाइंड अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। तो ये अभी तक आपने शायद नहीं किया कि जब डेल आई जे की वैल्यू 0 आ जाती किसी सेल में तो उसका मीनिंग ये होता है कि अल्टरनेटिव सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, वो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी निकाल के दिखाना है। तो ये इस तरह का सवाल तो हमने एक पहले भी कर लिया था जिसमें हमने सारे प्रॉफिट निकाले थे, आपको याद होगा। आपसे मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ कि आप अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक को देख रहे हैं तो कम से कम उस टॉपिक की सारी क्लासों को सीक्वेंस में देखिए, जिससे कि जो कि कॉन्सेप्ट चूंकि मैं पहले यूज कर चुका हूँ, हो सकता है मैं उन कॉन्सेप्ट को अब डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ। मुझे ऐसा विश्वास है कि वो आपकी समझ में आ गई होंगी। तो इन सवालों को हम करते हैं, प्रॉफिट मैट्रिक्स बनाते हैं। सबसे पहला इन्होंने कहा था कि एक प्रॉफिट मैट्रिक्स आप बना के दिखाओ। तो प्रॉफिट मैट्रिक्स कैसे बनेगा, तो फैक्ट्री 1 से, मान लो मैं फैक्ट्री 1 से आपकी W1 पे अपने सामान को लाने की बनाने की कॉस्ट निकालना चाहता हूँ। तो ये कॉस्ट कितनी होगी, 25 और ₹3 ट्रांसपोर्टेशन, तो ₹28 आपकी कॉस्ट हो गई है। और यहाँ सामान कितने का बिकता है, ₹34 का। तो अगर मैं F1 फैक्ट्री से W1 पे लाता हूँ तो ₹28 कॉस्ट है और बेचता हूँ ₹34 में, तो ₹6 का फायदा होता है ऐसा करने पे। अगर मैं यही चीज F1 वाली W2 पे लाऊं तो क्या होगा, मुझे देखिए यहाँ पे ₹26 का पड़ेगा सामान और बिकेगा कितने का, ₹32 का। ठीक है, ₹26 का पड़ेगा यहाँ पे और बिकेगा कितने का, 32 का। तो कितना प्रॉफिट होगा यहाँ पे ऐसा करने से, अगेन ₹6 का प्रॉफिट होगा। अगर मैं यही सामान आपका ₹25 यहाँ हो गए और ₹5 हो गए, ₹30, और ये ₹30 कॉस्ट हो गई टोटल इंक्लूडिंग वेयर हाउसिंग की। अगर मैं F1 से W3 पे लाता हूँ और बिकता कितने का है आपका, 31 का, तो कितना प्रॉफिट हुआ, ₹1 का। तो इस तरह से करके मैं सारी अगर निकालूंगा तो आपका ये इस तरह से प्रॉफिट आपका आ जाएगा 661। ऐसे ही आप निकालेंगे अगले में, देखिए 18 + 9, 18 + 9 27, 27 + 9 तो कितना हुआ, 36। और यहाँ बिकता कितने का है, ₹34 का। तो आपको ₹2 का लॉस हो गया। ठीक है, सिमिलरली अगर आप देखेंगे कि आपका अगर हम F2 से W2 पे लाते हैं तो ये हो गया 27 + 7 34, और 34 हो गया और बिकता कितने का है, 32 का। तो आपको अगेन ₹2 का यहाँ पे लॉस आएगा। इसी तरह से आप निकालिए इसको, अगर आप F2 को लाते हैं W3 पे तो 27 + 8, यहाँ पे देखिए 27 + 8 कितना हुआ, आपका 35, और बिकता कितने का है, 31 का। ₹4 का आपका लॉस हो गया यहाँ पे। सिमिलरली आप ये सारी वैल्यू इस तरह से निकालते हैं, जैसे F3 से W1 पे लाते हैं तो ये कितना हो गया, 14 + 12 26 + 5, 26 + 5 31, और 34 का बिकता है तो ₹3 का प्रॉफिट आएगा इस तरह से यहाँ पे। सिमिलरली आप निकालिए अगले वे, ये 26 + 4, 26 + 4 30, यहाँ बिकता कितने का है, 32 का,
और ये देखिए 2 रुपए का फायदा होगा। सिमिलरली अगला देखते हैं अगले सेल पे, यानी W3 F3 से W3 पे देखिए 26 प्लस 3 29 और 31 का बिकता है, तो ये आपका 2 रुपए का फायदा हो गया है। तो एक तो ये तो इस तरह से है, तो आप ये प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं। केवल इतनी बात अगर करें, ये वाली इतनी बात, तो मैंने अभी आपको इतनी बात बताई है। अब इसमें आपकी जो देखिए यहाँ पे आपकी जो वेयर हाउस की कैपेसिटी है वो लिखी हुई है 80, 110 और 150। तो 80, 110, 150। और यहाँ पे देखिए कैपेसिटी प्लांट की कितनी है, 150, 100 और 130। 150, 100 और 130। तो इन सबको जोड़ेंगे तो आपका ये आपका कितना आएगा, आपका 150 और ये हो गया 280 और 380। 380 आपकी ये डिमांड है, सॉरी 380 आपकी क्या है, प्लांट की कैपेसिटी है। और डिमांड कितनी हो रही है, 190 और आपका 190 प्लस 150, ठीक है, 190 प्लस 150 आपका कितना हो गया, 340। तो आपको ये इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा विद जीरो एलिमेंट। यहाँ पे अपनी डिमांड एक आपको यहाँ पे आर्टिफिशियल डिमांड या डमी डिमांड हमें यहाँ करनी पड़ेगी, जिससे हमारी प्रॉब्लम बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो ये चूंकि ये आपका प्रॉफिट मैट्रिक्स बन चुका है, जिसमें हमने प्रॉब्लम को यहाँ पे बैलेंस भी कर दिया। तो इनिशियली ये इतना होगा, जो अनबैलेंस प्रॉब्लम है उसमें हम 40 यूनिट की डिमांड को इंट्रोड्यूस करके विद सारे जो आपके कॉस्ट एलिमेंट हैं उनको जीरो करेंगे, कॉस्ट एलिमेंट है उनको जीरो करेंगे, और फिर आपके ये इस तरह से प्रॉब्लम को बैलेंस कर लेंगे। चूंकि ये प्रॉब्लम आपकी अनबैलेंस थी और प्रॉफिट की थी, तो अनबैलेंस को तो आपने बैलेंस कर लिया। अब ये प्रॉफिट वाली जो आपकी ये मैट्रिक्स आई, इसको लॉस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में मिनिमम वाली कॉन्सेप्ट पे ही काम करते हैं। तो जो हाईएस्ट एलिमेंट है इसका, इस पूरे मैट्रिक्स का हाईएस्ट एलिमेंट 6 है। इसमें से हम क्या करेंगे, इस हाईएस्ट एलिमेंट्स में से सारी वैल्यू को घटा के एक नया मैट्रिक्स लिख देंगे। तो देखिए आपका नया मैट्रिक्स कैसे आएगा, जैसे आप 6 माइनस 6 करेंगे 0, 6 माइनस 2 करेंगे तो 8 आएगा, 6 माइनस 3 करेंगे तो 3 आएगा। तो ये क्या आएगा, 0, 8 और 3। अगला देखिए कैसे आएगा, 6 माइनस 6 0, 6 माइनस माइनस 2 माइनस आपका 8 आ गया, और ये फिर आपका 6 माइनस 2 यानी कि 4 आ गया। तो आपका क्या आएगा, 0, 8 और 4 है। अब आपका देखिए अगला क्या है, हाईएस्ट एलिमेंट 6 माइनस 1 5, 6 माइनस माइनस 4 यानी कि 10, और 6 माइनस 2 4। तो ये आपका क्या आएगा, 5, 10 और 4। अगला देखिए ये 0 है, तो 6 माइनस 0 6, 6 माइनस 0 6, 6 माइनस 0 6। तो ये आप इस तरह से ये सारे इसको लॉस मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेंगे। इतना कराने के बाद मैं अब आपको ये सवाल कराता हूँ, इस पे एक ब्लैंक पेज पे, या यहाँ भी करा सकता हूँ, यहाँ भी जगह दी हुई है, चलो मैं यहीं करा देता हूँ है। तो अभी जो आपके सामने ये प्रॉब्लम लिखी हुई है, ये बैलेंस भी है और लॉस मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखी हुई है। ठीक है, अब इसमें हम आगे कैसे काम करेंगे, एलोकेशन कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ। जो आप पेनल्टी मेथड हम निकालते हैं, पेनल्टी मेथड से करते हैं। तो सबसे पहले इस रो की पेनल्टी निकालिए। देखिए इस रो की पेनल्टी कितनी आएगी, यहाँ 3 पेनल्टी आएगी। इस रो की पेनल्टी निकालिए, 4 आ जाएगी। कैसे निकालते हैं, सबसे छोटा एलिमेंट और उससे नेक्स्ट एलिमेंट दोनों का डिफरेंस। यहाँ पे देखिए क्या आएगी, 1 आएगी। 4 और 5 का डिफरेंस 1 हो गया, ठीक है सर। उसके बाद आप 6 और 6 का डिफरेंस 0 हो गया। यहाँ पे सबसे छोटा एलिमेंट 0, उससे नेक्स्ट एलिमेंट भी 0 ही है। तो यहाँ पे पेनल्टी आपकी कितनी आ गई, 0 आ गई। ये देखिए यहाँ पे कैसे आएगी, 2 आएगी। 6 माइनस 8 माइनस 6 यानी कि 2, और यहाँ पे 4 माइनस 4 0। तो ये पेनल्टी निकालने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, नहीं नहीं 3, सॉरी यहाँ गलत निकाल दिया मैंने। ये 3 माइनस 4 मतलब 4 माइनस 3, तो ये आपका 1 आएगी पेनल्टी। ओके, अब देखिए इसमें हाईएस्ट पेनल्टी कौन सी है, हाईएस्ट पेनल्टी आपकी 4 है। तो इसको चूज कर लेते हैं। इसको चूज करने के बाद देखिए हमें इसमें एलोकेशन करनी है। सबसे लीस्ट एलिमेंट 0 है। यहाँ पे डिमांड कितनी है, 150। सप्लाई कितनी है, ये डिमांड ये देखिए 110, इधर उल्टी लिखी हुई है, ये डिमांड इधर लिखी हुई है और सप्लाई यहाँ लिखी हुई है।
तो ये डिमांड आपकी क्या है 110 और सप्लाई कितनी है आपकी 150। तो ये जो भी छोटा है इन दोनों में से उसको दे दीजिए 110 यहाँ दे दीजिए, तो ये आपका 0 हो गया, यहाँ आपका 40 बचेगा, राइट। और ऐसा करने के बाद ये डिलीट हो गया, आपका पूरा रो डिलीट हो गया। जब ये डिलीट हो जाता है तो आपको फिर दोबारा से पेनल्टी निकालनी होती है। तो यहाँ पे पेनल्टी क्या आएगी आपकी, अगेन 3 आएगी। ये तो आपका बाहर हो गया आप कैलकुलेशन से। इसको देखिए कितना है, अगेन 1 आएगा, यहाँ पे अगेन 0 आ जाएगा। ये देखिए ये कॉलम की निकालिए, तो अब आपकी पेनल्टी यहाँ कितनी आएगी 5 आ जाएगी, क्योंकि ये वाला एलिमेंट ये खत्म हो चुके पूरा। तो 0 और 5 का डिफरेंस 5 आपका आ जाएगा। अब आपका 8 और 6 का डिफरेंस अगेन 2 आ जाएगा, और 3 और 4 का डिफरेंस ये 1 आ जाएगा। तो अब हाईएस्ट पेनल्टी कहाँ पे है, 5 के सामने है, तो एलोकेशन यहाँ पे करेंगे। तो ये एलोकेशन कैसे करेंगे, सबसे लीस्ट एलिमेंट अगेन यहाँ पे ये आपका आ गया 0 वाला। तो यहाँ आपका जो है 80 डिमांड है, सप्लाई 40 है, तो ये 40 यहाँ पे आप दे दीजिए। तो ये 40 हो गया आपका, यहाँ रिमेनिंग 40 रहेंगी सप्लाई डिमांड, अभी यहाँ पे डिमांड है इस तरफ, तो ये आपका 40 यहाँ बचेगी। ऐसा करने पे ये आपका टोटल टोटल ये कॉलम आपका डिलीट हो जाएगा। अच्छा, जब ये डिलीट हो गया तो दोबारा से हम पेनल्टीज कैलकुलेट करेंगे। तो जब हम दोबारा से पेनल्टीज कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये कितना आएगा बताइए, ये आपका आ जाएगा 5, है ना जी। ये तो कैलकुलेशन से बाहर है, ये आपका आ जाएगा 6, और ये आपका अगेन 0। यहाँ पे आप देखिए ये आपका बाहर हो गया कैलकुलेशन से। आपका ये तो अगेन 2 ही रहेगा, 6 और 8 का डिफरेंस, और यहाँ पे फिर 1 रहेगा। तो हमारा हाईएस्ट पेनल्टी कहाँ पे आ गया 6। तो हम यहाँ पे एलोकेशन करेंगे, तो एलोकेशन करिए, देखिए कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी 130 एंड 150, है ना। ये यहाँ पे देखिए क्या है, सबसे लीस्ट आपका 4 वाले में करेंगे। तो 130 को आप यहाँ लिख दीजिए, ये 0 करिए, ये 130 कर दीजिए, यहाँ पे रिमेनिंग 20 रह जाएगा। तो ऐसा करने के पश्चात आपका ये आपका चूंकि इस कॉलम के सामने ये वैल्यू 0 बन गई, तो ये कॉलम आपका पूरा गायब हो जाएगा। अब देखिए पेनल्टी रो साइड निकल नहीं सकती, कॉलम साइड आपके सामने एक वर्टिकल लाइन खड़ी है, इसमें आपको सिंपल सप्लाई यहाँ एलोकेट कर देनी है। कैसे करेंगे वो देख लिए, कर लेते हैं कैसे करेंगे हम यहाँ आपका इसमें। अब आप देखिए कि आपके पास 40, 20 और 40 ये आपके पास अभी डिमांड है, सप्लाई है 100। तो यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा है 6, तो इसको 40 ये दे दीजिए, यहाँ पे 40 आ जाएंगी, तो ये 60 बचेगी, ठीक है। फिर आपके पास ये 20 है यहाँ पे, तो ये 20 को 0 कीजिए, तो ये आपका बचेगा 40 अगेन, ये 20 आ जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा पूरा। और ये आपकी 40 है, ये भी 40 है, तो ये आपका अगेन ये 40 हो गया, और ये आपका ठीक है, यहाँ पे पूरा एलोकेशन हो गया। अब हमने ये एलोकेशन तो कर दिया है, अब एलोकेशन करने के बाद हमारा एक प्रश्न ये आता है कि क्या ये एलोकेशन हमने ठीक किया है, ये ऑप्टिमम है, या इससे भी कोई बेस्ट आपका एलोकेशन हो सकता है जिसमें आपका यहाँ पे लॉस मिनिमम हो यानी कि प्रॉफिट मैक्सिमम हो। तो उसके लिए हम एक चेक लगाते हैं, क्योंकि हमें ऑप्टिमैलिटी टेस्ट करनी होती है कि हमने जो ये किया है वो ऑप्टिमम है। उससे पहले ऑप्टिमैलिटी अगर हम टेस्ट कब कर सकते हैं, ऑप्टिमैलिटी टेस्ट हम जब कर सकते हैं जब हमें हमारी जो नंबर ऑफ एलोकेशन है, नंबर ऑफ एलोकेशंस जो हमने की हैं, ठीक है, जो हमने नंबर ऑफ एलोकेशंस जो है आपकी वो किसके बराबर हो, m प्लस n माइनस 1। m प्लस n माइनस 1 क्या है, m इज नंबर ऑफ रो, n इज नंबर ऑफ कॉलम। तो इफ यू सी हेयर रो इज 1 2 3 एंड 4, कॉलम इज 1 2 3, तो दिस इज 4 प्लस 3 माइनस 1, तो दिस कम्स टू 6। अगर हमारी एलोकेशन कितनी है 6 है, तो फिर हम ऑप्टिमैलिटी टेस्ट पे प्रोसीड कर सकते हैं। हमारी एलोकेशन कितनी है देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, तो हमारी नंबर ऑफ एलोकेशन कितनी है, ये भी आपकी 6 है। तो हम क्या कह सकते हैं कि हम ऑप्टिमैलिटी टेस्ट कैन बी परफॉर्म, ऑप्टिमैलिटी
टेस्ट कैन बी परफॉर्म्ड, ठीक है, कैन बी मैं यहाँ परफॉर्म लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अगर ये हमारी एलोकेशन कम होती तो फिर हम उसको उसका फिर और एक उसको एक नोशनल एलोकेशन देते हैं, वो आपकी अगले सवालों में आएगी। और जब ये फाइनल आपका सारा हो जाएगा तो मैं कंप्लीट फ्लो चार्ट आपको बना के दूंगा, ठीक है, जिससे आप समझ पाएंगे कि किस स्टेप में चलते हैं। तो अभी तक हम ये सब सवालों में यही मिल रहा है कि हमारी नंबर ऑफ एलोकेशन बराबर आ जा रही हैं m+n-1 के। तो अब हम ऑप्टिमैलिटी टेस्ट करते हैं, या जिसको आप यूवी टेस्ट या मोडी टेस्ट भी कहते हैं। तो वो कैसे करते हैं उसको शुरू करते हैं। तो अब मोडी टेस्ट या इसको यूवी टेस्ट भी कहते हैं, ऑप्टिमैलिटी टेस्ट, जिसकी एक कंडीशन हमने पूरी कर ली है, m+n-1 = 6 = नंबर ऑफ एलोकेशन। तो हम क्या करते हैं, हम u और v की वैल्यू निकालेंगे। किसके लिए हम u और v की वैल्यू किसके लिए निकालेंगे? केवल अलोकेटेड सेल के लिए। किसके लिए? अलोकेटेड सेल्स के लिए, ठीक है। तो अलोकेटेड सेल के लिए u की वैल्यू u1, u2, u3 और u4 आपकी ये वैल्यू आएंगी। यहाँ आपकी v1, यहाँ आपकी वैल्यू v2 और v3, ये वैल्यूज आ जाएंगी। ये हमें निकालनी पड़ेंगी किसके लिए? केवल अलोकेटेड सेल के लिए। ये तो हम सबसे पहले जो हमने एलोकेशन की है उसको हम लिख लेते हैं कि हमने कहाँ कहाँ पे एलोकेशन की है। देखिए हमने इस सेल में एलोकेशन किया है, इस सेल में हमने 40 यूनिट्स एलोकेट की हैं। अगेन हमने यहाँ पे भी देखिए, यहाँ भी मैं लिख दे रहा हूँ ए मीन्स एलोकेशन, और कितने नंबर की हैं? 40 यहाँ पे किए हैं। यहाँ पे हमने 110 एलोकेशन की है, 110 यूनिट की है इस सेल में। और हमने कहाँ पे एलोकेशन की है? और हमने यहाँ पे एलोकेशन की है इस वाले सेल में 20 यूनिट्स की, ठीक है जी। और हमने इस सेल में भी की है, यहाँ भी एलोकेशन 130 यूनिट्स की है। और उसके अलावा लास्ट एलोकेशन हमने यहाँ पे की है जो कि 40 नंबर्स की है या 40 यूनिट्स की है। तो अब हमने जो ये एलोकेशन हमने लिख ली है पूरी, हम क्या करेंगे, इसी की मदद से u और v की वैल्यू निकालेंगे। अभी हम केवल अलोकेटेड सेल की ही बात कर रहे हैं, राइट। तो u1, u2, u3, v1, v2, v3 या जो भी है, इसमें u4 भी है, उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? इसमें हम किसी एक वैल्यू को 0 मान लेंगे, वो रेंडमली मान सकते हैं, लेकिन बेहतर ये रहता है, जैसे मैंने आपको बताया, कि जिसमें हाईएस्ट एलोकेशन हो रखी हो रो या कॉलम में, उसको आप 0 चूज कीजिए। तो जैसे हम देखते हैं इस रो में 2 एलोकेशन है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है। तो और अगर हम कॉलम वाइज देखें तो इसमें 2 एलोकेशन है, इसमें 3 एलोकेशन है, ठीक है। इसमें कितनी एलोकेशन है? 3 एलोकेशन है। और इसमें भी आपकी ये 1 एलोकेशन है। तो इसमें आप जो है आपको आप जो आपको अच्छा लगना चाहिए कि भाई हमने सबसे ज़्यादा एलोकेशन जहाँ पे हो वहाँ पे आप वैल्यू को 0 मान लीजिए, तो बेहतर है। लेकिन चूंकि आपकी बुक में जो इन्होंने किया है, मैं उस तरह से करके बता देता हूँ कि इन्होंने बेसिकली u1 की वैल्यू को 0 माना है। बेहतर होता है कि आप इसको मानते, लेकिन मैं आपको ऐसी कन्फ्यूजन ना हो तो मैं u1 की वैल्यू को ही 0 मान रहा हूँ। तो जैसे ही आप u1 की वैल्यू को 0 मानते हैं, बेसिकली इंटरप्रिटेशन क्या है कि जो ये इस पर्टिकुलर सेल की मैं बात करूं, इस रो के जो सेल हैं, तो उसमें जो ये लिखा हुआ है, ये कॉस्ट जो लिखी हुई है, ये बेसिकली क्या है, इस सेल के करस्पॉन्डिंग u और v की वैल्यू का सम है। तो चूंकि हमने यहाँ ये 0 मान लिया है इसको, u1 की वैल्यू को, तो देखिए पहले एलोकेटेड सेल की मैं बात करता हूँ। यहाँ पे आपके जो है 0 कॉस्ट है, Cij इसको कहते हैं हम, 0 आपकी कॉस्ट है। ये 0 किस किस का सम है? इसके करस्पॉन्डिंग v1 और u1 की वैल्यू का। तो देखिए पहले u1 और v1 की वैल्यू को आप देखिए क्या है, कोई वैल्यू यहाँ मिसिंग है, इस वैल्यू में मैं 0 जोड़ता हूँ तो आंसर 0 आता है। तो ऐसी क्या वैल्यू हो सकती है? ऐसी वैल्यू केवल 0 हो सकती है जिसमें मैं 0 जोड़ने पे आंसर आपका क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो ये आपकी हो गया, इस तरह से आपकी v1 की वैल्यू आ गई। अगला देखते हैं, देखिए अगला एलोकेटेड सेल ये वाला है। यहाँ पे आपकी ये 8 जो कॉस्ट है, ये किस किस का सम है? करस्पॉन्डिंग यहाँ v2 की वैल्यू और u2 की वैल्यू, u1 की वैल्यू सॉरी। तो आप देखिए u2 की v2 की वैल्यू मिसिंग है, u1 की वैल्यू दी हुई है, इन दोनों का सम 8 है। तो u1 प्लस v2 = 8। u1 0 है तो v2 की वैल्यू आपकी 8 हो जाएगी, इस तरह से अगर आप देखेंगे तो। ओके, ऐसा करने के बाद अगले एलोकेटेड सेल की बात करते हैं। अगला एलोकेटेड सेल ये है, देखिए यहाँ पे आपकी वैल्यू जो ये 0 कॉस्ट है, ये किस किस का सम है? v1 और u2 की वैल्यू का।
तो V1 0 है, U2 क्या होगी, जीरो में क्या जोड़ूं जो जीरो आ जाए, जीरो में केवल जीरो को ही जोड़ने पे जीरो आता है, तो इस तरह से U2 की वैल्यू आ गई। अगले एलोकेटेड सेल की बात करते हैं। अगला एलोकेटेड सेल ये, इसकी कॉस्ट कितनी है, 10 है। 10 क्या होना चाहिए, दिस शुड बी सम ऑफ V2 प्लस U3। V2 इज 8, तो U3 क्या होगा जो आंसर 10 आए, 8 में मैं क्या जोड़ूं जो आंसर 10 आए, मैं 2 जोड़ूं तो आंसर 10 आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने ये U3 की वैल्यू को निकाल लिया है। अच्छा, अब देखिए अगले एलोकेटेड सेल की बात करते हैं। अगला एलोकेटेड सेल ये आपका ये वाला है, इसकी कॉस्ट 4 है। तो आप देखिए कि यहाँ पे आपकी जो ये 4 है वो क्या है, U3 और V3 का सम। ठीक है, किस किस का सम है, U3 और V3 का सम। तो U3 और V3 का सम 4 है, U3 2 है, V3 क्या होगा, जो कि उनका सम 4 आ जाए 2 होगा। इस तरह से V3 की वैल्यू आ जाएगी। लास्ट एलोकेटेड सेल देखिए क्या है, ये वाला है। इसमें जो ये 6 कॉस्ट है, ये किस किस का सम है, V2 और U4 का सम है। तो V2 की वैल्यू दी हुई है, यहाँ U4 मिसिंग है। 8 में मैं क्या जोड़ूं जिससे आंसर 6 आए, 8 में मैं -2 को जोड़ दूं तो आंसर 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने U1 U2 U3 U4 V1 V2 V3 की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है। बेसिकली अगर इसको फॉर्मुलेशन की टर्म में देखें तो ये होता क्या है, Cij इज इक्वल टू Uij प्लस Vij। इसको ये फॉर्मूले में अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे। तो ये आपका Cij क्या है, Cij इज नथिंग बट ये आपकी कॉस्ट है। ठीक है, और Uij क्या है, जिसके सामने देख रहे हैं। तो यानी कि अगर इसकी मैं बात करूं पर्टिकुलरली इसकी, तो ये आपका होगा ये वाला जो V1 की वैल्यू मतलब U1 की वैल्यू क्या होगी, ये वाली। Uij क्या होगा यहाँ पे, ये वाला, और Vij क्या होगा, ये वाला। ठीक है, तो Ij के सामने पर्टिकुलर रो और कॉलम का नंबर आ जाता है, तो उससे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, उसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ऐसा करने के बाद अब हम क्या काम करेंगे अगला, अब हम काम करेंगे जब हमने सारे अलोकेटेड सेल की मदद से U1 U और V की वैल्यू निकाल ली है, तो फिर हम अब काम करेंगे अनअलोकेटेड सेल के लिए। किसके काम करेंगे, अनअलोकेटेड सेल के लिए। ठीक है, तो अनएलोकेटेड सेल्स के लिए कैसे काम करेंगे, उसमें हमें क्या निकालना होता है, उसमें हमें निकालना होता है डेल आई जे। डेल आई जे क्या होता है, सी आई जे माइनस यू आई जे प्लस वी आई जे। ये तो फॉर्मूला होता है। निकालते कैसे हैं, ये डेल आई जे क्या होता है, बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये अनएलोकेटेड सेल की बात करते हैं। तो सबसे पहला अनएलोकेटेड सेल ये है। इसमें देखिए क्या है कि आपका सी आई जे ये है, इसमें से आप को क्या घटाना है, इसके करस्पॉन्डिंग u और v की वैल्यू। मतलब मोटे तौर पे मैं ये कहूँ कि u इसके करस्पॉन्डिंग, पर्टिकुलरली जब इस सेल की बात कर रहा हूँ तो इसके करस्पॉन्डिंग u और v की वैल्यू को जोड़ो, उस सम को आप इसमें से घटाओ। तो देखिए u1 प्लस v3 की वैल्यू आई 2 प्लस 0 यानी कि 2, और 3 में से जब -1 करेंगे, 3 में से 2 करेंगे माइनस, तो 1 आंसर आ जाएगा। तो इसको मैं सर्किल में ले लेता हूँ। अगला अनएलोकेटेड सेल यहाँ है। अगले अनएलोकेटेड सेल में सबसे पहले आप क्या कीजिए, U2 और V2 की वैल्यू को जोड़िए। तो 0 प्लस 8 8, और जो सम आया है 8 उसको 8 में से माइनस कीजिए तो आंसर 0 आ जाएगा आपका। इसको सर्कल में ले लीजिए। ये जो सर्कल वैल्यू है वो डेल की वैल्यू है। इसकी बात करते हैं इस सेल की, ये भी अनएलोकेटेड सेल है। तो यहाँ पे हम डेल आई जे की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले इसके करस्पॉन्डिंग U और इसके करस्पॉन्डिंग V को सम कीजिए। U2 की वैल्यू 0, V3 की वैल्यू 2, तो 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2। 4 में से माइनस करेंगे इस सम को, यानी कि 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 आंसर आएगा। ये हमने यहाँ लिख लिया सर्कल में। अब हम अगले अनएलोकेटेड सेल की बात करते हैं। ये वाला अगला अनएलोकेटेड सेल है। इसके करस्पॉन्डिंग U और V की वैल्यू का सम कीजिए। U और V की वैल्यू का सम है 0 प्लस 2 2। ये जो सम आया है 2, इसको 5 में से माइनस कीजिए तो 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। इसको सर्किल में लिख लीजिए। अगला अनएलोकेटेड सेल है, ये हमें नहीं करना, ये यहाँ हमें कुछ नहीं करना। ये वाला अगला अनएलोकेटेड सेल है, यहाँ पे काम करना है। तो सबसे पहले आप क्या करो, U और V की वैल्यू करस्पॉन्डिंग जोड़ो। इसके सामने की U की वैल्यू -2 और V की वैल्यू क्या है 0। तो -2 प्लस 0, ये आंसर आ गया आपका कितना, -2। और जब 6 में से -2 करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, 6 माइनस -2 मीन्स 8 आपका आंसर आना चाहिए। तो यहाँ आप 8 लिख लीजिए। ये वाला अलोकेटेड सेल है, छोड़ देंगे। अनअलोकेटेड सेल लास्ट ये बचा हुआ है।
इसके करस्पॉन्डिंग दोनों वैल्यू जोड़िए तो 2 प्लस u और v की वैल्यू क्या है -2 और +2, तो यानी कि 0 हो जाएगा इनका सम। और 6 में से जब ये 0 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो अब आपने देखा कि आपका जो डिसाइडिंग क्राइटेरिया होता है कि आपका सॉल्यूशन ऑप्टिमल है या नहीं है, ये आपको कौन बताएगा, ये बताएगा डेल आई जे। तो डेल आई जे की अगर सारी वैल्यू आपकी 0 या उससे बड़ी हैं तो सॉल्यूशन आपका क्या है, सॉल्यूशन आपका ऑप्टिमल है। ऑप्टिमम या ऑप्टिमम लिखिए, ऑप्टिमम सॉल्यूशन इज ऑप्टिमम। ठीक है, एक तो बात ये है। अब अगर ये डेल की वैल्यू सारी 0 से ज्यादा है तो सॉल्यूशन ऑप्टिमम भी है, यूनिक भी है। लेकिन चूंकि हमारी एक डेल की वैल्यू 0 है तो हमारा सॉल्यूशन तो ऑप्टिमम है, लेकिन बट अल्टरनेट, या इसको लिखिए कि यूनिक नहीं है, बट नॉट यूनिक। मतलब इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन हो सकता है। अब अल्टरनेट सॉल्यूशन, मजे की बात यह है कि इस सवाल में कहा भी गया है निकालने के लिए। तो अगर ऐसा होता तो यही सवाल करके लिख देते और इसमें फिर पर्टिकुलरली जो आपके अलोकेटेड जहाँ पे ये यूनिट है इनके करस्पॉन्डिंग प्रॉफिट की इनिशियल जो मैट्रिक्स थी उसके एलिमेंट की मल्टीप्लाई करके प्रॉफिट निकाल देते। लेकिन यहाँ पे इस काम के साथ हमें एक अल्टरनेटिव अलोकेशन भी दिखानी है, क्योंकि आपके सवाल में लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ एक वैल्यू 0 है तो एक अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव ऑप्टिमम सॉल्यूशन आल्सो एग्जिस्ट। ठीक है, मतलब इसका एक सॉल्यूशन और हो सकता है। वो सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तो उसमें कैसे एलोकेशन करेंगे देखिए मैं बताता हूँ, दोबारा से मैं करके बताता हूँ आपको। तो उसको मैं करके बता रहा हूँ। अभी तक हमने ये देखा कि हमारी एक डेल आई जे की वैल्यू जो थी वो एक वैल्यू 0 थी हमारी, है ना, 1 वैल्यू was 0। तो इसका एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन और बन सकता है। वो कैसे निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमारी वो वैल्यू 0 किस सेल में थी, ये मुझे पता करना पड़ेगा। कि जो मैंने अपनी वैल्यू निकाली थी डेल आई जे की, तो वो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 थी वो वैल्यू। डेल आई जे की वैल्यू कहाँ 0 थी, इस सेल में 0 थी। तो हम अब इसमें क्या करेंगे, कैसे अल्टरनेटिव सॉल्यूशन निकालते हैं, हमें कर क्या रहे हैं अभी, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन हम निकाल रहे हैं। अल्टरनेटिव ऑप्टिमम सॉल्यूशन, बेसिकली अल्टरनेटिव ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे। लूप कैसे लगाते हैं, लूप उस सेल से शुरू करेंगे जहां पे हमारी एक डेल की वैल्यू 0 आ गई थी। तो इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। और लूप का मतलब क्या है कि यहाँ हम शुरू करेंगे यहाँ से लूप लगाना। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट भी ये होगा, एंडिंग पॉइंट भी यही होगा। और इसका रूल क्या है, इस मतलब हमें एक ऐसा चीज बनानी है, वो आपकी वो आपका स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है। मतलब हमें इस तरह से एक बक्सा टाइप का बनाना है जो हम घूम के इसी पॉइंट पे आ जाएं। उसके रूल क्या है, टर्न हमें ऐसी जगह लेना है केवल अलोकेटेड सेल से ही टर्न हम ले सकते हैं, बाकी हम टर्न नहीं ले पाएंगे। ये केवल सिंपल रूल है। तो मैं देखिए कैसे कैसे चल सकता हूँ इस पॉइंट से, या तो मैं इस तरफ को चल सकता हूँ, या इस तरफ को चल सकता हूँ, या इस तरफ को चल सकता हूँ, या इस तरफ को चल सकता हूँ। तो देखिए मैं आपको वो बताता हूँ कि किस तरफ हम नहीं चल सकते थे। हमारा रूल क्या है कि हमें टर्न कहाँ से लेना है, केवल आपको टर्न लेना है जहाँ पे एलोकेटेड सेल है। तो देखिए अगर मैं इधर को चलूँ तो इधर इधर मैं चलूंगा तो यहाँ कोई भी एलोकेटेड सेल नहीं है, यानी कि मैं घूम नहीं सकता। यहाँ टर्निंग इज नॉट अलाउड इन अनएलोकेटेड सेल। अच्छा, अगर मैं देखिए नीचे की तरफ चलूँ, अगर मैं नीचे की तरफ चलूँ तो यहाँ ऐसे आऊँगा, ऐसे आऊँगा, यहाँ टर्न ले सकता हूँ क्योंकि एलोकेटेड सेल है। लेकिन अब यहाँ टर्न नहीं ले सकता मैं, तो मैं यहाँ वापस नहीं आ पाऊंगा। तो मैं ना तो इधर चल सकता हूँ ना इधर चल सकता हूँ। तो किधर को चलूंगा, मैं देखिए यहाँ देखता हूँ, चलता हूँ। पहले मैं इधर को चलूंगा, इस तरफ टर्न ले सकता हूँ क्योंकि यहाँ ये एलोकेटेड सेल है। फिर मैं यहाँ भी टर्न ले सकता हूँ क्योंकि एलोकेटेड सेल है। फिर मैं अगेन यहाँ टर्न ले सकता हूँ, ये एलोकेटेड सेल है। तो ये वाला केवल इस तरह का एक लूप इसमें बनाया जा सकता है। मतलब आप इस तरह से चल सकते हैं, ना तो आप इस तरफ ऐसे चल सकते हैं, ना इस तरफ ऐसे चल सकते हैं। तो यही केवल रूट बचा आपके पास। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट काम, कि हमें इसमें साइन लगाना है, किसके, प्लस माइनस, प्लस और माइनस। क्या करना है,
प्लस माइनस, जहाँ पे वो डेल वाली वैल्यू 0 थी उस सेल को सेलेक्ट करना है, वहां से एक लूप लगाना है। लूप लगाने का रूल यही है कि वहां से शुरू होके उसी पॉइंट पे आना है। हमें कोई स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप बन सकती है या कोई और शेप बन सकती है, लेकिन टर्न लेना केवल उसी सेल से है जहां पे एलोकेशन है। अनएलोकेटेड सेल से हम टर्न नहीं ले सकते, सेल को स्किप कर सकते हैं, वो ठीक है। ऐसा करने के बाद जब ये हमने साइनिंग कर दी तो प्लस माइनस हम ये देखेंगे कि माइनस वाले जो दो साइन है, देखिए प्लस माइनस, प्लस और माइनस, ये वाला माइनस है, ये वाला आपका ये माइनस साइन है, ठीक है, प्लस माइनस। तो इसमें देखेंगे कि माइनस के दो साइन है, एक ये साइन है और एक ये साइन है, ठीक है, दो साइन है। इसमें लीस्ट वैल्यू एलोकेशन की किसकी है, 110 और 40, तो यानी कि 40 कम है। तो इतनी वैल्यू को जो ये चेंज, इसको बोलते हैं चेंज, CHNG, चेंज कितना लेंगे हम, 40 का चेंज लेंगे। लीस्ट ऑफ माइनस टर्मिनल वैल्यू 110 और 140 विच एवर इज लोअर, तो 110 और 40 which ever is lower means 40 is lower. So what we have to do, we have to add 40 allocation here, we have to subtract 40 allocation here, we have to add 40 subtraction here, 40 allocation here, we have to subtract 40 allocation here. तो what finally we will get here, यहाँ पे आपका जो नया allocation आएगा वो क्या आ जाएगा, इस तरह से अगर मैं करूँ तो इस तरह से करने पे देखिए यहाँ आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, नहीं यहाँ आपका 40 हो जाएगा, यहाँ 0 था तो 40 हो जाएगा, यहाँ आपका 0 हो जाएगा और यहाँ आपका 80 हो जाएगा और यहाँ आपका हो जाएगा 60, है ना। नया लोकेशन इस तरह से आ जाएगा। तो आपका जो नया लोकेशन है वो इस तरह से बन जाएगा आपका, है 60 नहीं है 70 आएगा, सॉरी यहाँ 70 आएगा जब 110 में से 40 करेंगे। तो मैं नया लोकेशन लिख के दिखा देता हूँ आपको कैसे लिखते हैं। नया लोकेशन आपका क्या आ जाएगा, देखिए नया लोकेशन आपका इस तरह से आ जाएगा, लूप लगाने के बाद तो आपका जो एलोकेशन होगा वो ये बनेगा, मतलब यहाँ पे आपका एलोकेशन हटके ये वाला एलोकेशन यहाँ पे आ गया। अब अल्टरनेटिव सॉल्यूशन का मतलब ये है कि इसमें आपका सेम ही आपकी कॉस्ट आएगी, है ना। अगर यहाँ हम प्रॉफिट का कर रहे हैं तो सेम ही प्रॉफिट आएगा। तो अब आपके पास दो सॉल्यूशन बने, मैं दोनों को लिखता हूँ और उस पर आप प्रॉफिट निकालेंगे। तो मैं एक फ्रेश पेज पे आपको लिए चलता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये आपके दो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन आपको मिल गए हैं। ये जो हमने लूप लगाने के बाद आफ्टर लूपिंग था ये वाला सॉल्यूशन, और ये इनिशियली जो आया था। तो इन दोनों पे आपकी एक तरह से जो, चूंकि ये प्रॉफिट का सवाल है तो प्रॉफिट दोनों का सेम आएगा। अगर कॉस्ट होती तो कॉस्ट भी सेम आएगी, ठीक है। क्योंकि हम क्या देख रहे थे कि हमारी जो डेल आई जे थी ना, डेल आई जे की एक वैल्यू 0 थी, यानी कि एक इसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन हो सकता था, जो कि अब आपको प्रूव करना है कि इन दोनों पे कॉस्ट या प्रॉफिट सेम आएगा। इस केस में हम प्रॉफिट देखेंगे। तो देखिए इसका प्रॉफिट हम निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं जो हमारा इनिशियल सॉल्यूशन आया था। इनिशियल सॉल्यूशन में आपकी क्या थी, फैक्ट्री F1 F2 F3 थी, और वेयर हाउस आपके क्या थे, W1 W2 W3 और नहीं फैक्ट्री आपकी 4 थी और वेयर हाउस आपके 3 थे, ठीक है। 1 2 3 4 फैक्ट्री थी। ये आपका F1 F2 F3 और F4 आपने डमी फैक्ट्री इंट्रोड्यूस की थी। और जो आपकी ये W1, ये आपका W1 W2 W3 ये आपकी जो थी वो वेयर हाउस थे। तो देखिए यहाँ पे अब हम कैसे, हमने क्या लोकेशन किया, फैक्ट्री 1 से किसको जाना है, फैक्ट्री 1 से जाना है W1 पे और W2, ठीक है। तो इस पे हमें क्या निकालनी है, क्वांटिटी आपकी कितनी है जानी है, 40 और 40, ठीक है। तो ये कितनी करनी है, 40 क्वांटिटी और 40 क्वांटिटी, पहले वाले सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। लेकिन अब हम जो यहाँ एलिमेंट लिखेंगे वो ये इस मैट्रिक्स का नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये तो कन्वर्टेड मैट्रिक्स है लॉस। हम लिखेंगे अपने इनिशियल, जो हमारा इनिशियल हमने निकाला था ना प्रॉफिट वाला मैट्रिक्स, जो आपकी बुक में फर्स्ट उसमें दिया हुआ है, उसके एलिमेंट को लिखेंगे। तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ एलिमेंट है 6 और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ एलिमेंट है कितना, 2, ठीक है। तो ये -2, सॉरी यहाँ पे -2 आ रहा था हमारा, 2 नहीं है ये -2 आएगा ना, ये 8 हो रखा है। तो ये हो गया। अच्छा F2 से जो एलोकेशन देंगे किसको देंगे, F2 से देंगे W1 को।
तो यहाँ पे क्या है, कितना देंगे 110, और इस पे जो आपका ये प्रॉफिट है वो 6 आ रहा था। ये एलिमेंट कहाँ से आ रहे हैं, आप सबसे शुरू वाला मैट्रिक्स देखिए अपना, जो प्रॉफिट मैट्रिक्स आपने बनाया था, ठीक है। F3 से कहाँ पे एलोकेशन देंगे, F3 से एलोकेशन देंगे आप किस किस को, आप देंगे F3 से देंगे W2 को और W3 को, ठीक है। W2 को और W3 को कितना कितना देंगे, 20 यूनिट्स का देंगे, और कितना देंगे इसको 130 यूनिट्स का। इसके करस्पॉन्डिंग आपका जो वैल्यू थी प्रॉफिट की वो कितनी आएंगी, यहाँ पे आपकी वैल्यू आएगी -4, ठीक है। यहाँ पे लॉस हो रहा था हमें, यहाँ भी लॉस हो रहा था, और यहाँ पे जो प्रॉफिट, यहाँ पे कितना आपका प्रॉफिट हो रहा था 2 रुपए का पर यूनिट के हिसाब से, ओके। और जो आपकी F4 थी, जो आपने डमी फैक्ट्री बनाई थी अपनी सप्लाई को बैलेंस करने के लिए प्रॉब्लम को, वहाँ पे कितना यूनिट रहेगा, वो किसको देंगे, W2 को, जिसपे कितना यूनिट है आपका 40 यूनिट है, ये दिया हुआ है 40, लेकिन इसकी जो प्रॉफिट है वो 0 है, क्योंकि हमेशा ही 0 रहेगा। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये कितना आएगा आपका, जो अगर आप देखेंगे तो ये कितना आएगा आपका 240, राइट, और ये आपका आएगा -80 है, और ये आपका आएगा 660, और ये आपका आएगा 80 माइनस, अगेन ये वाले को मैं ब्रैकेट में भी लिख देता हूँ पहचान के लिए, और ये आपका आएगा 230 यानी कि 260, और ये तो 0 ही रहेगा। अगर इस सब को आप सम करेंगे तो आपका प्रॉफिट कितना आएगा यहाँ पे 1000 रुपीज़, आप करके देख लीजिए, आपका 1000 रुपीज़ आएगा। अब ये अल्टरनेटिव सॉल्यूशन जो निकाला है, यहाँ पे आप देखिए एलोकेशन किस तरह से है। यहाँ आप F1 से किस किस को दे रहे हैं, F1 से आप दे रहे हैं W1 को, बस केवल W1 को ही दे रहे हैं। F1 से आप किसको दे रहे हैं, W1 को ही दे रहे हैं, तो डायरेक्टली लिख लेते हैं। F1 से आप दे रहे हैं W1 को, कितना दे रहे हैं 80 यूनिट, और इसकी जो प्रॉफिट थी वो कितनी आएगी 6 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से आएगी। ये प्रॉफिट मैट्रिक्स चलेंगे। F2 से आप किस किस को देंगे, F2 से आप देंगे W1 को और W2 को, कितनी कितनी यूनिट 70 यूनिट्स, ये 70 है ये वाला, और कितनी देंगे W2 पे 40 यूनिट है। यहाँ पे प्रॉफिट कितना है इसमें, यहाँ पे प्रॉफिट आपका 6 होगा, और यहाँ पे आपका लॉस आ रहा होगा -2, ठीक है। यहाँ कितना लॉस होगा, -2 का लॉस होगा। F3 से आप किसको देंगे, W2 और W3 को। F3 से किसको देंगे, ये आप देंगे W2 को और W3 को, कितनी कितनी यूनिट देंगे, W2 को देंगे आप 20 यूनिट और W3 को देंगे 130 यूनिट। इस पे कितना आ रहा था आपका प्रॉफिट या लॉस क्या था, ये देखिए आपका ये था W2 को आप जो दे रहे हैं यहाँ पे 4 रुपये का लॉस आ रहा था इसमें, और यहाँ पे आपका प्रॉफिट आ रहा था 2 रुपये का, ठीक है जी, ये हो गया। और F4 जो आपकी डमी फैक्ट्री थी, ये वाली डमी जो फैक्ट्री थी, इससे क्या करेंगे, इससे किसको देंगे, इससे W2 को देंगे, कितनी यूनिट 40 यूनिट देंगे, और जिस पे प्रॉफिट आपको 0 होना है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक डमी वैल्यू है जो आपने अपनी प्रॉब्लम को केवल बैलेंस करने की खातिर ली थी। तो इसको इससे प्रॉफिट निकालिए, ये आएगा 480, राइट, ये आपका आएगा 420, और ये आपका आ जाएगा -80, और ये वैल्यू अगेन -80 आपकी आएगी, इसको निकालेंगे तो आएगा 260, और ये 0 आ जाएगा। तो इन सब को आप सम करिए तो आपका अगेन प्रॉफिट आपका कितना आएगा 1000। तो ये जो 1000 प्रॉफिट यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है। तो डेल आई जे की वैल्यू का मतलब क्या है, डेल आई जे की वैल्यू अगर 0 आती है तो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन बट ऑप्टिमम, मतलब देर आर टू वे विच हैव द सेम काइंड ऑफ द प्रॉफिट और सेम काइंड ऑफ द लॉस, ठीक है। तो इस तरह से आप अल्टरनेटिव सॉल्यूशन निकालते हैं। तो इस तरह से ये सवाल आपका हो गया। मैं आपको वहाँ पे दर्शन करा देता हूँ जहाँ पे आपको प्रॉफिट लेना है, प्रॉफिट कैसे कैसे हमें कैलकुलेट करना है, तो वो देखते हैं। देखिए ये जो हमने ये जो मैट्रिक्स निकाली थी ना शुरू में, जो ये प्रॉफिट वाली, तो जब आपका आंसर आ जाएगा तो आपको क्या करना है, इस वाले मैट्रिक्स के एलिमेंट को ही मल्टीप्लाई करना है ना, नहीं तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो ये एलिमेंट जो आए थे प्रॉफिट के, उनको अलोकेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका रियल प्रॉफिट आएगा। तो अब देखिए आपने सारा काम किया कि नहीं किया। एस्टेब्लिश ए सुटेबल टेबल, आपने नेट प्रॉफिट लॉस निकाला पर यूनिट डिफरेंट प्लांट से डिफरेंट लोकेशन पे,
जो वेयर हाउसेस थे। सुटेबल आपने डमी जो थी सप्लाई फैक्ट्री जो थी आपने वो बढ़ाई थी वहाँ पे। डिस्ट्रीब्यूशन प्लान आपने दिया था जिससे मैक्सिमाइजिंग किया था प्रॉफिट का या मिनिमाइजेशन ऑफ लॉस का किया था। और जीरो की वैल्यू को इंटरप्रिटेशन मैंने काफ़ी अच्छे से आपको बताया जो कि आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है। और इवेल्युएट भी करके दिखाया, एम्प्टी सेल से हमने अल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी निकाल के दिखाया। इन्होंने शायद नहीं दिखाया बुक में, लेकिन अगर आपको ये आया है तो आपको अल्टरनेटिव सॉल्यूशन निकाल के दिखाना पड़ेगा। ठीक है, जब आप समझ जाएंगे, जब ये वैल्यू जीरो आ जाएगी डेल डेल जी की कोई भी एक वैल्यू, तो आपका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब ये आपके 2 सवाल हो चुके हैं। अब क्लास की लेंथ को सीमित रखते हुए यहाँ पे हमें विश्राम लेना पड़ेगा। थैंक यू।